Hello everyone, welcome back to online class. Today our next topic is market equilibrium. Before discussing market equilibrium, what is mean by equilibrium? तो फर्स्टली हम मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम? Equilibrium. Equilibrium word derived from the word equilibrium, which means state of balance. State of balance. तो देखो जो वर्ड है इक्विलिब्रियम वो कहाँ से डिराइव किया गया है. द वर्ड इक्विलिब्रियम हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड इक्विलिब्रियम विच मीन्स स्टेट ऑफ बैलेंस. स्टेट ऑफ बैलेंस कि जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. लाइक जैसे कि हम मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो अगर देखो सप्लाई एंड डिमांड दोनों क्या है, इक्वल है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, तो वो क्या सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम. ओके, इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं, जो सिचुएशन है वो पूरी कांस्टेंट होती है. ओके, लाइक जैसे कि मार्केट में जो डिमांड है वो भी क्या है, 10 यूनिट्स हैं. किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है वो 10 क्वांटिटीज हैं या यूनिट्स हैं. एंड सप्लाई है वो भी क्या है, 10 यूनिट्स हैं. तो डिमांड एंड जो सप्लाई है वो दोनों क्या है, इक्वल है, 10 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स. तो वो सिचुएशन क्या है, स्टेट ऑफ बैलेंस, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है. क्लियर है? तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर J.K. मेहता, equilibrium is the situation of rest where there is lack of change. देखो अकॉर्डिंग टू J.K. मेहता के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन ऑफ रेस्ट. रेस्ट की सिचुएशन होती है वेयर देयर इज लैक ऑफ चेंज, जिसमें क्या है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे चेंजेस की बहुत कमी होती है. लैक ऑफ चेंज मतलब जो चेंजेस है वो नहीं होते हैं. सपोज अगर मार्केट में जो डिमांड है वो भी 100 क्वांटिटीज है बिस्किट की डिमांड है वो क्या है, 100 क्वांटिटीज. एंड जो सप्लायर है वो सप्लाई उसने कितनी की है, सप्लाई वो भी 100 क्वांटिटीज हैं. देन यहाँ पे देखो कि जो डिमांड है वो भी 100 क्वांटिटीज है. मार्केट में डिमांड भी 100 क्वांटिटीज की हो रही है बिस्किट की, एंड सप्लाई है वो भी 100 क्वांटिटीज है. सो इस सिचुएशन में देखो जो डिमांड एंड सप्लाई वो दोनों इक्वल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं. देन दिस इज सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सो व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ बैलेंस जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो सप्लाई एंड डिमांड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है. क्लियर है? अब हम जो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम. Market equilibrium is a situation where the demand of commodity is in the market is equal to its supply at a particular price. So what is mean by market equilibrium? Market equilibrium situation कब होती है? Market equilibrium is a situation where the demand of commodity in the market is equal to its supply at a particular price. जब मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस पे, लाइक जैसे कि 5 रुपीज या 10 रुपीज पे, 10 रुपीज पे अगर
डिमांड, मार्केट में जो डिमांड है कमोडिटी की, एंड सप्लाई, अगर वो दोनों इक्वल है पर्टिकुलर प्राइस पे, देन दिस इज सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट। क्लियर है? लाइक जैसे कि मार्केट में अगर प्राइस है 5 रुपीज है एंड किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का, देन प्राइस 5 रुपीज प्राइस पे जो डिमांड है वो भी क्या है 100 यूनिट्स, एंड सप्लाई है वो भी क्या है 100 यूनिट्स। तो ये क्या है मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। ओके, एंड इस मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में जो एक्सेस डिमांड है, ओके, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई वो क्या है जीरो होती है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई के बारे में हम फर्दर नेक्स्ट कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। सो मतलब कि देखो यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम पे पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है। सो जो डिमांड है एक्सेस डिमांड, मतलब डिमांड इंक्रीज भी नहीं हो रही है, डिमांड जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज नहीं हो रही है। सो मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में जो एक्सेस डिमांड है एंड एक्सेस सप्लाई है वो क्या है इक्वल टू जीरो। क्लियर है? फर्स्टली इक्विलिब्रियम क्या होता है एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड एंड सप्लाई है वो दोनों क्या है इक्वल होती है। क्लियर है? मतलब कि जितनी कंज्यूमर मार्केट में डिमांड कर रहा है उतनी ही सप्लायर सप्लाई करता है। मतलब अगर कंज्यूमर मार्केट में 50 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है तो कंज्यूमर जो सप्लायर है वो भी कितनी सप्लाई की है उसने मार्केट में 50। तो यहाँ पे मार्केट जो डिमांड एंड प्राइस है 50-50 पे इक्वल है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दूसरे को कट करेंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, और उस पॉइंट पे जो प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है, 5 होगा 10 रुपीज होगा समथिंग कुछ भी, देन वो प्राइस क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड उस प्राइस पे जो डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेगी वहां पे जो प्राइस फाइंड होगा डिटरमाइन होगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, एंड जो क्वांटिटी फाइंड होगी डिटरमाइन होगी उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो क्या है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। क्लियर है? अब देखो जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो बेसिकली 2 कंपोनेंट्स पे डिपेंड होता है। Market equilibrium is depend on 2 components. 2 components of market equilibrium. And these 2 components are demand and supply. Market demand and market supply, these are the 2 main components of market equilibrium. तो अगर हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है देन हमारे पास जो डिमांड है एंड सप्लाई इसके अकॉर्डिंग हम मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करेंगे। तो जो व्हाट इज मीन बाय डिमांड एंड सप्लाई, ये हमने कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में डिस्कस किया था। सो फर्स्टली हम जो डिमांड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डिमांड? डिमांड मीन्स अगर सिंपल वर्ड में देखिए, इन सिंपल वर्ड डिमांड मीन्स डिमांड फॉर एनीथिंग, किसी भी प्रोडक्ट के लिए जैकेट मतलब डिमांड करना वो होती है डिमांड। ठीक है, अब देखो जो लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था वो क्या था कि व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज एंड व्हेन द प्राइसेस डिक्रीज डिमांड विल इंक्रीज। मतलब कि जब भी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं देन डिमांड डिक्रीज हो जाती है, एंड जब प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड है वो क्या है इंक्रीज हो जाती है। इट शो द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो मतलब कि जो प्राइस एंड डिमांड है इसमें जो रिलेशन है वो क्या है ऑपोजिट रिलेशन होता है। ऑपोजिट मीन्स इनवर्स रिलेशन, कि जब भी प्राइसेस इंक्रीज होते हैं डिमांड डिक्रीज हो जाती है, एंड व्हेन द प्राइसेस डिक्रीज डिमांड आल्सो इंक्रीज। क्लियर है? तो देखो व्हाई डज ए कंज्यूमर मेक ए डिमांड फॉर कमोडिटी। ठीक है, मतलब कि कंज्यूमर है वो कमोडिटी के लिए डिमांड क्यों करता है। ठीक है, एंड वो कमोडिटी की डिमांड करता है देन वो प्राइस क्यों देना चाहता है, कमोडिटी की डिमांड क्यों करता है कंज्यूमर और वो प्राइस क्यों देना चाहता है। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कमोडिटी ही वांट्स टू पे। तो इसका हम डिटरमाइन की कंज्यूमर डिमांड क्यों करता है, प्राइस क्यों देना चाहता है। ठीक है, कमोडिटी के बदले में, बिकॉज ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी, पावर ऑफ कमोडिटीज टू सेटिस्फाई वांट्स। मतलब कि
किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी में, एप्पल में, मैंगो में इतनी पावर, ठीक है, कि जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर देती है। लाइक अगर किसी भी कंज्यूमर की डिजायर है, वांट है कि उसे एप्पल कंज्यूम करना है, ठीक है, तो अगर वो एप्पल को कंज्यूम करता है, देन एप्पल को कंज्यूम करने से क्या है, वो सेटिस्फाई हो जाता है। सो मतलब कि किसी भी कमोडिटी में इतनी पावर जो कि ह्यूमन की डिजायर्स हैं, उसकी वांट्स हैं, उसको सेटिस्फाई करती है, इट इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो कंज्यूमर मार्केट में डिमांड क्यों करता है कमोडिटी की, एंड डिमांड के बदले में वो प्राइस क्यों पे करता है, क्लियर है। तो ये बिकॉज ऑफ यूटिलिटी की वजह से वो क्या है, डिमांड करता है, प्राइस पे करता है, पेमेंट देता है। ओके, तो देखो कमोडिटी इज डिमांडेड बिकॉज ऑफ यूटिलिटी। जो कमोडिटी है उसकी डिमांड कंज्यूमर क्यों करता है, यूटिलिटी के लिए, बिकॉज यूटिलिटी मीन्स पावर ऑफ कमोडिटी दैट सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। तो देखो कि जो कमोडिटी कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसे सेटिस्फेक्शन देगी, कंज्यूमर क्या है, उसका प्राइस हाई भी देने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, हाई प्राइस की भी होगी वो, तब भी वो प्राइस देने के लिए तैयार हो जाता है। और जो कमोडिटी कंज्यूमर को कम यूटिलिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, कम यूटिलिटी उसे प्रोवाइड करवाती है, देन कंज्यूमर उसका कम प्राइस देने को तैयार होता है, क्लियर है। मतलब जो चीज कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगी, उसका प्राइस वो हाई देने के लिए तैयार होता है, ठीक है, एंड जो कमोडिटी उसको मतलब कि यूटिलिटी कम प्रोवाइड करवाएगी, सेटिस्फेक्शन कम देगी, देन उसका वो प्राइस क्या है, लो प्राइस, मतलब कम प्राइस देना चाहता है, क्लियर है। एंड द प्राइस ऑफ गुड इज नॉट मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमांड में क्या है कि जो भी कमोडिटी का प्राइस है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी से मोर देन नहीं होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ये हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट में डिस्कस किया था। ओके, सो नेक्स्ट है डिमांड प्राइस। डिमांड प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच द बायर इज रेडी टू बाय ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गुड इज कॉल्ड डिमांड प्राइस। तो देखो डिमांड प्राइस क्या होता है, द प्राइस ऑफ अ commodity at which the buyer is ready to buy a specific amount of good is called डिमांड प्राइस। तो डिमांड प्राइस क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी का वो प्राइस जिसमें कंज्यूमर क्या है, रेडी होता है परचेज करने के लिए अमाउंट ऑफ गुड, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड डिमांड प्राइस। अब देखो कि जो डिमांड है, ठीक है, वो तो हमें क्लियर है कि डिमांड कमोडिटीज के लिए इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस एंड डिमांड में। ओके, सो देखो कि जो डिमांड है, ठीक है, वो डिफरेंट एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए डिमांड है, वो क्या है, डिफरेंट होती है। मतलब कि जो डिमांड है डिफरेंट प्राइजेस के लेवल पे, यहाँ पे अगर हम 3 कंज्यूमर की बात करें तो 3 कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट प्राइजेस के लेवल पे जो डिमांड है वो भी क्या है, डिफरेंट हो गई, ठीक है, उसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। तो देखो जो मार्केट डिमांड है वो क्या होती है, द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। ओके, मार्केट डिमांड क्या होती है कि जितने भी इंडिविजुअल पर्सन डिमांड करती हैं, ए बी सी, या फिर हम 3 पर्सन के एग्जाम्पल लेंगे, तो इन तीनों की जो डिमांड होगी, डिमांड शेड्यूल होगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, उसका समेशन करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट डिमांड। तो देखो जो मार्केट डिमांड है इसे हम टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। प्राइस के एंड हम यहाँ पे 3 कंज्यूमर्स की डिमांड ले रहे हैं, ठीक है, डिमांड ऑफ 3 कंज्यूमर्स, पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए कंज्यूमर्स की डिमांड एंड मार्केट डिमांड। कंसेप्ट ऑफ डिमांड में हमने मार्केट डिमांड फाइंड की थी, 2 कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड किया था। तो यहाँ पे हम 3 कंज्यूमर्स की डिमांड ले रही हैं एंड जो प्राइजेस है वो है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। यहाँ पे हमने कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी प्राइसेस के डिफरेंट लेवल पर कंज्यूमर ए की डिमांड, कंज्यूमर बी, सी की डिमांड
और जब हम समेशन करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट डिमांड। अब देखो कि अगर कॉमोडिटी का, किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी का प्राइस 5 रुपीज है, देन ए कंज्यूमर 6 यूनिट डिमांड करता है, उस कॉमोडिटी की 6 क्वांटिटीज की डिमांड करता है, बी कंज्यूमर 8 क्वांटिटीज डिमांड करता है, सी कंज्यूमर 11 क्वांटिटीज की डिमांड करता है। बिकॉज तीनों कंज्यूमर्स की अपनी खुद की जो डिजायर्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो डिमांड कर रहे हैं। तो जब कॉमोडिटी का प्राइस 5 रुपीज है, पेन का प्राइस अगर 5 है, बिस्किट का प्राइस लेते हैं, तो ए कंज्यूमर 6 क्वांटिटीज डिमांड करता है, बी 8 एंड सी कंज्यूमर 11 क्वांटिटीज की डिमांड करता है। तो अब मार्केट डिमांड हम फाइंड करेंगे, देन इसका हम समेशन करेंगे, ठीक है। 19 प्लस 6 25, मार्केट डिमांड कितनी हो जाएगी, 25। देखो जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं 5 से 10 रुपीज हो जाता है प्राइस, तो जो डिमांड है वो भी क्या है, डिक्रीज हो जाती है। पहले ए कंज्यूमर 6 यूनिट्स की डिमांड कर रहा था, अब उसकी डिमांड है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। एंड जो बी कंज्यूमर है उसकी डिमांड डिक्रीज होके 7 से 6 हो जाएगी, क्यों, बिकॉज प्राइस इंक्रीज हुए हैं। एंड सी कंज्यूमर की डिमांड है वो क्या है, 10 हो जाएगी। सो 7 12 प्लस 10 22, क्लियर है। अब देखो इफ द प्राइजेस इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15, ठीक है, प्राइजेस 10 से 15 हो जाते हैं, देन जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड 5 से 4 हो जाएगी, कंज्यूमर बी की डिमांड 7 से 6 हो जाएगी, एंड कंज्यूमर सी की डिमांड 10 से 9 हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम लेते हैं कि 10 से 8 हो जाती है, क्या मतलब डिक्रीज हो गई है। 4 6 8 14, 14 प्लस 4 18। अब देखो अगर प्राइसेस 15 से 20 रुपीज हो गए हैं, तो डिमांड क्या है, तीनों कंज्यूमर क्या है, डिमांड को और भी डिक्रीज कर देंगे। सो डिमांड पहले 4 क्वांटिटीज थी 15 रुपीज प्राइस पे, और अगर प्राइस 20 रुपीज हो जाता है तो डिमांड क्या है, 4 से डिक्रीज होके 3 हो जाएगी, बी कंज्यूमर की 6 से 5 हो जाएगी, ठीक है, एंड सी कंज्यूमर डिमांड डिक्रीज हो जाएगी 1 क्वांटिटी, 12 प्लस 3 15। नेक्स्ट है अगर प्राइस 20 से 25 होता है, देन डिमांड क्या है 2, बी कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड कर, गुड्स की जो क्वांटिटी यूनिट्स कितनी डिमांड कर रहा था वो 5 यूनिट्स, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के लाइक बिस्किट्स की, अब वो डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई है 3, ठीक है। सी कंज्यूमर की डिमांड 7 से हो गई है 4, ओके। सो टोटल मार्केट डिमांड कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 2 9। नेक्स्ट इफ प्राइजेस इंक्रीज फ्रॉम 25 to 30, अगर प्राइस 25 से 30 हो जाता है, देन जो डिमांड है कंज्यूमर ए की वो 2 से 1 हो जाएगी, कंज्यूमर बी की 3 से 2 यूनिट्स, एंड कंज्यूमर सी की 3 यूनिट्स, 3 प्लस 3 6। सो मार्केट डिमांड है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है, एंड इट शो द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो मतलब यहाँ पे देखो जैसे जैसे प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं वैसे जो डिमांड है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है, क्लियर है। प्राइजेस 5 से 10 15 20 25 30, ठीक है, बट जो मार्केट डिमांड है वो देखो पहले 25 थी, फिर डिक्रीज होकर 22, फिर 18 15 9 एंड लास्ट में 6 हो गई है, ओके। सो ये डिमांड एंड प्राइस में इनवर्स रिलेशन शो करती है, ऑपोजिट रिलेशन। और अगर हम इसे फिगर के फॉर्म में एक्सप्लेन करें, देन जो डिमांड कर्व है वाई एक्सिस पे हम प्राइजेस प्रेजेंट करते हैं, एंड एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड, फिर हम डिमांड लिख देते हैं, ओके। सो ये क्या है, हमारी डिमांड कर्व होती है, मतलब जो डिमांड कर्व की ये क्या है, स्लोप, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होती है डिमांड कर्व की स्लोप, बिकॉज प्राइजेस का लेवल जैसे इंक्रीज होता जाता है जो डिमांड है वो क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो द स्लोप ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, क्लियर है। तो ये था हमारा डिमांड का कंसेप्ट। नेक्स्ट है सप्लाई। व्हाट इज मीन बाय सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में डिस्कस किया था। सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ ए कोमोडिटी
which the producer at which the producer is ready at a particular price at a particular time period। तो मतलब सप्लाई क्या होती है कि किसी भी कोमोडिटी की वो क्वांटिटी, वो मात्रा जिसको प्रोड्यूसर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्राइजेस डिफरेंट प्राइजेस गिवन किए हुए हैं, तो जो सप्लाई है, अगर हम इंडिविजुअल सप्लायर की बात करते हैं या ग्रुप ऑफ सप्लायर की बात करते हैं, तो वो सप्लाई है वो भी क्या है, डिफरेंट होती है। तो सप्लाई एंड प्राइस है, द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज पॉजिटिव। अब देखो सप्लाई एंड प्राइस में रिलेशन क्या है, पॉजिटिव होता है, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइजेस इंक्रीज होंगे देन सप्लाई इंक्रीज होगी, अगर प्राइजेस डिक्रीज होंगे तो सप्लाई है वो भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई क्यों करना चाहता है, ठीक है, एंड जो कमोडिटी की वो सप्लाई करना चाहता है उसका वो कितने प्राइस लेना चाहता है। ठीक है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। ओके, तो देखो मतलब कि प्रोड्यूसर कोई भी कमोडिटी की प्रोडक्शन करता है देन उसको क्या है, कॉस्ट फेस करनी पड़ती है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेगा, लेबर, लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, तो वो क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए कंज्यूमर सप्लाई करता है, ठीक है, एंड उसके प्राइजेस लेता है। हाई प्राइजेस क्यों लेना चाहता है, बिकॉज उसे क्या है, कॉस्ट को फेस करना पड़ता है। जब भी वो प्रोडक्शन करता है कॉस्ट फेस करनी पड़ती है। तो शॉर्ट रन पीरियड में प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर कैन नॉट टेक लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, गुड ऑफ गुड, मतलब कोई भी कमोडिटी की जो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर मार्जिनल कॉस्ट से कम प्राइस कभी नहीं लेगा। ठीक है, बिकॉज जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या रेफर कर रही है, लेस प्राइस ऑफ कमोडिटी। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू दी लेस प्राइस ऑफ कमोडिटी। एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसके इक्वल होना चाहिए, वो डिटरमाइन करेगा। तो मतलब कि जो सप्लाई है, कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर हैं वो सप्लाई क्यों करते हैं एंड प्राइसेस चार्जेस क्यों लेते हैं, ठीक है, हाई चार्जेस क्यों लेना चाहते हैं जब वो कमोडिटी की सप्लाई करते हैं, बिकॉज उनको क्या है, कॉस्ट फेस करनी पड़ती है। जितनी कॉस्ट उनको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है प्रोडक्शन पे, उससे मैक्सिमम प्राइस पे वो कमोडिटी की सेल करना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं। तो शॉर्ट रन में जो प्राइस है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट है वो लेसर प्राइस, ठीक है, लेसर प्राइस ऑफ कमोडिटी को डिनोट प्रेजेंट करती है। ओके, एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में प्राइस शुड बी इक्वल टू दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस है वो क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो देखो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है कि सप्लाई शेड्यूल प्राइजेस के डिफरेंट लेवल पे जो सप्लायर्स हैं, डिफरेंट सप्लायर्स हैं वो कितनी सप्लाई करेंगे उसके बारे में शो करता है। ओके, अब देखो द सप्लाई, मार्केट सप्लाई क्या होती है, द समेशन ऑफ द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई। जैसे हमने मार्केट डिमांड, तो मतलब इसमें सप्लाई एंड मार्केट तो वही है जो हमने कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में डिस्कस किया था, बस इसे थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो देखो अब हम क्या है, सप्लाई का हमें पता है कि सप्लाई एंड प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ओके, एंड प्रोड्यूसर सप्लाई क्यों करता है, वो चार्जेस हाई लेता है, शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए, लॉन्ग रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल प्राइस होना चाहिए। अगर लॉन्ग रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल प्राइस उसे प्रोवाइड नहीं होगा देन वो क्या है, प्रोडक्शन नहीं करेगा, बिकॉज उसे क्या है, लॉस होगा। ओके, फिर हमने देखा कि जो सप्लाई शेड्यूल मतलब डिफरेंट अगर 3 सप्लायर्स हैं तो डिफरेंट प्राइसेस पे वो कितनी सप्लाई करेंगे। ओके, एंड द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई। तो अब हम मार्केट सप्लाई क्या होती है कि जितने भी मार्केट में प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं उन सबका अगर हम समेशन करेंगे, ठीक है, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई को हम क्या है, टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, सप्लायर्स, तो यहाँ पे हम सप्लायर्स 3 ले रहे हैं, ए बी सी, मतलब 3 सप्लायर्स हैं, एंड मार्केट सप्लाई।
यहाँ पे हमने प्राइस लिए 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब देखो डिमांड में हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे तो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही थी, बट यहाँ पे क्या है जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होंगी सप्लाई है वो भी क्या है इंक्रीज होगी। सो फर्स्टली देखो अगर कमोडिटी का प्राइस बिस्किट का प्राइस 5 रुपीज है, देन जो ए सप्लायर है वो कितनी सप्लाई कर रहा है 0, ठीक है, 0 क्वांटिटी की सप्लाई कर रहा है, ओके। एंड बी सप्लायर वो 1 क्वांटिटी सप्लाई करता है, सी पर्सन जो सी सप्लायर है वो भी 1 क्वांटिटी सप्लाई करते हैं। देन जो टोटल मार्केट सप्लाई है वो कितना हो जाएगी 1 + 1 2। इफ द प्राइस इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10, अगर कमोडिटी का प्राइस 5 से 10 हो जाता है, ठीक है, तो सप्लायर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा। तो जो सप्लायर ए है वो अभी भी अपनी सप्लाई नहीं कर रहा है, वो 0 ही सप्लाई कर रहा है, बिकॉज वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहता है। तो 10 रुपीज पे भी वो अपनी एक भी कमोडिटी की क्वांटिटी को सप्लाई करना नहीं चाहता, ठीक है। एंड जो बी का सप्लायर है वो अपनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा, 1 यूनिट कर रहा था अब क्या है उसने 2 कर दी सप्लाई, क्लियर है। एंड इसके बाद जो सी सप्लायर है वो भी अपनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा 3 + 2 5। नेक्स्ट अगर प्राइस 10 से 15 हो जाती है, देन जो कंज्यूमर ए है वो अपनी 1 यूनिट सप्लाई करेगा कमोडिटी की, ठीक है। कंज्यूमर बी है वो कितनी सप्लाई करेगा 3, ठीक है 3। एंड कंज्यूमर सी है वो पहले सप्लाई कर रहा था 3, अब वो क्या है अपनी सप्लाई को इंक्रीज करके 5 कर देगा, ठीक है। 15 रुपीज प्राइस पे जो सप्लाई है वो कितनी हो जाएगी सी प्रोड्यूसर की 5 या सप्लायर की, तो देन 5 3 8 + 1 9, ओके। और देखो प्राइजेज इफ द प्राइजेज इंक्रीज फ्रॉम 15 to 20, प्राइस 15 से 20 रुपीज हो जाता है बिस्किट का, देन जो सप्लायर्स हैं इस एक सप्लायर है वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज करके 3 कर देगा, ठीक है। बी सप्लायर है उसकी जो सप्लाई है वो कितनी हो जाएगी 5 एंड 3 पर्सन की सप्लाई 5 से 7 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, देन 7 + 5 12, 12 + 3 15, ओके। और प्राइजेस अगर 20 से 25 हो जाता है, देन जो सप्लाई है वो 5 यूनिट, यहाँ पर बी सप्लायर 8 एंड जो सी सप्लायर है वो 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सप्लाई करेगा। तो 10 + 8 18, 18 + 5 23। अब यहाँ पे देखो अगर प्राइजेज 25 से 30 हो जाता है, देन जो सप्लाई है एक कंज्यूमर की वो क्या है और भी इंक्रीज हो जाएगी 8 यूनिट से, सॉरी 5 यूनिट से 8 यूनिट हो जाएगी, बी कंज्यूमर की 8 से 10 यूनिट हो जाएगी एंड सी की 13। तो 10 + 20 28, 28 + 3 31। तो यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं जो सप्लाई है वो भी क्या है इंक्रीज हो रही है। तो जो मार्केट सप्लाई है वो क्या होती है समेशंस ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। तो हमने यहाँ पे 3 इंडिविजुअल सप्लायर्स की सप्लाई को प्रेजेंट किया एंड उसका समेशन करेंगे, देन हमारे पास मार्केट सप्लाई हो जाएगी। एंड मार्केट सप्लाई क्या शो कर रही है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, बिकॉज प्राइस इज इंक्रीज देन सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज एंड व्हेन द प्राइस इज डिक्रीज सप्लाई ऑल्सो डिक्रीज। अब इसे हम देखो अगर फिगर के फॉर्म में प्रेजेंट करें, देन वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे सप्लाई। तो यहाँ पे देखो प्राइजेज इंक्रीज होने से सप्लाई है वो भी क्या है इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए जो प्राइस की जो कर्व होगी वो क्या है पॉजिटिव होती है, सप्लाई कर्व पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होती है बिकॉज प्राइजेज इंक्रीज होने से सप्लाई है वो भी क्या इंक्रीज हुई है 2 5 9 15 23 एंड 31। तो इसीलिए जो स्लोप ऑफ सप्लाई है सप्लाई की जो स्लोप है वो क्या है पॉजिटिव होती है, क्लियर है। तो हमने मार्केट इक्विलिब्रियम की जो 2 मेन कंपोनेंट्स हैं सप्लाई एंड डिमांड के बारे में डिस्कस किया। अब हम मार्केट इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम।
मीन्स मार्केट इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज इक्वल एट ए पर्टिकुलर प्राइस। मार्केट इक्विलिब्रियम जब एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं, ठीक है, डिमांड भी 100 यूनिट्स एंड सप्लाई भी 100 यूनिट्स है, देन वो सिचुएशन होगी मार्केट इक्विलिब्रियम की। अब देखो कि जो डिमांड एनालिसिस है, ठीक है, डिमांड की जो डिटर्मिनेशन है वो मेनली किस पे डिपेंड है, मार्जिनल यूटिलिटी पे, जिसे हम MU से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड जो सप्लाई की जो डिटर्मिनेशन है, एनालिसिस है, वो किस पे डिपेंड है, मार्जिनल कॉस्ट। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब प्राइसेस एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं। ओके, तो अब देखो, अब मार्केट इक्विलिब्रियम को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ पे प्राइस इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल मार्जिनल कॉस्ट, मतलब जब प्राइस इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल मार्जिनल कॉस्ट होगा, देन वो सिचुएशन क्या होगी, मार्केट के इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। बिकॉज जो डिमांड एनालिसिस है वो मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड है, एंड जो सप्लाई एनालिसिस है वो मार्जिनल कॉस्ट पे डिपेंड है। तो इसीलिए प्राइस इक्वल मार्जिनल कॉस्ट इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी होगी। तो ये भी सिचुएशन क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम की होगी। मीन्स कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो डिमांड एंड सप्लाई है वो दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर है। अब देखो जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो सेलर्स होते हैं वो क्या है, मैक्सिमम प्राइस लेना चाहते हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस लेना चाहते हैं, ठीक है, एंड ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं। एंड जो बायर्स होते हैं वो क्या है, कम से कम प्राइस देना चाहते हैं, एंड वो जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो मतलब कि जो सेलर्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट गेन करना मैक्सिमम, एंड जो बायर्स होते हैं उनका मैक्सिमम जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना। तो इसीलिए जो मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहाँ पे होगी, जहाँ पे प्राइस कोई भी हो, मतलब लाइक जैसे 5 है 10 है, ठीक है, बट उस पर जो डिमांड एंड सप्लाई है वो दोनों क्या है, इक्वल्स होने चाहिए। लाइक अगर हम पेन की एग्जांपल ले रहे हैं तो पेन कमोडिटी की जो डिमांड है वो भी 50 यूनिट्स होनी चाहिए, एंड जो प्राइस है वो भी 50 यूनिट्स होना चाहिए। तो वो सिचुएशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम की। वहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई है वो दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पे कट करेंगे, एंड उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो भी हमारे पास प्राइस फाइंड होगा वो होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फाइंड होगी देन वो होगी हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो मार्केट इक्विलिब्रियम को हम नेक्स्ट टॉपिक में जो टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।